हेलो फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का एक वीडियो। मुझे काफ़ी पहले से ही बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से कमेंट्स मिल रहे थे, उनको संस्कृत के वीडियोस चाहिए थे क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें संस्कृत पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शंस के साथ आया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं और अधिकतर बार इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। वो आपके बीए का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो या बीएड का एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पे भी आप संस्कृत का एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो है आपका पार्ट 1। मतलब इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस, उनका कलेक्शंस मैं आपको लाता रहूँगा। मतलब इसके भी जो पार्ट्स हैं, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ऐसे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अगर ऐसे ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक नोटिफिकेशन बेल आती है साइड में, उसको ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप पे तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं, साथ में उनका उनका आंसर जानेंगे और समझेंगे कि उनके आंसर्स कैसे आए। ठीक है। जैसे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, दत्त में कौन सा प्रत्यय है। तो अगर हम लोग प्रत्यय की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन कत आपका जो है वो सही है, आधा क और त। ठीक है। तो बाकी का भी मैं बता देता हूँ। अगर हम लोग दा में कतवा लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा दत्वा। ठीक है। दा में दा धातु है जिसमें कतवा प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है दत्वा। दा धातु में अनीय लगाएंगे तो बनेगा दानीय। ठीक है। और दा धातु में यत लगाएंगे तो बनेगा देय। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। लेकिन ओवरऑल अगर आपको दत्तः चाहिए तो आपको दा धातु में क्या लगाना होगा, कत, मतलब आधा क और त, तब आपको क्या मिल जाएगा, दत्त। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह अत्र तिष्ठेत। इसमें जो आपका तिष्ठेत है, इस रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार बताना है। तो तिष्ठेत का जो धातु होता है वो होता है दोस्तों स्था। स्था मतलब ठहरना। ठीक है। तो इसका मूल धातु होता है स्था और ये तिष्ठेत, ये कौन सा लकार है, तो ये लिंग लकार है। तो ये हो गया आपका विधिलिंग लकार और स्था, मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो है युष्माकम। ठीक है। बाकी जो गृहम है, गृहम आपका क्या है, वो एक संज्ञा है, कर्म कारक संज्ञा है। ठीक है। कुत्र है आपका अवयव पद और अस्ति है क्रिया। ठीक। तो युष्माकम इसमें क्या है, सर्वनाम। गृहम है आपका कर्म कारक संज्ञा, कुत्र है अवयव पद और अस्ति है क्रिया। तो आपको सर्वनाम पूछा है तो आपका जो युष्माकम होगा वो सही होगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप। तो पूरा जब आप धातु रूप पढ़ेंगे, उसमें लकार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अस धातु का अगर लंग लकार देखा जाए, लंग लकार का मध्यम पुरुष देखा जाए, 3 पुरुष होते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो द्विवचन देखा जाए तो कौन सा रूप आता है, आस्तम। ठीक है। तो ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। तो अस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा, आस्तम, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयव है। तो जो आपका यथा है, यथा मतलब जैसे, जो यथा है वो पद क्या है आपका, अवयव। बाकी जो 3 ऑप्शन है राम, लता और गुरु, ये है संज्ञा। ठीक है। राम भी संज्ञा है, लता भी संज्ञा है और गुरु भी संज्ञा है। ठीक ना। तो यथा जो है आपका वो क्या है, अवयव है। तो आपका सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि ज्ञात्वा में कौन सी धातु है। तो बहुत आसान है दोस्तों, ज्ञात्वा में जो ज्ञा है वो आपकी धातु है। ठीक है ना। ज्ञात्वा में जो ज्ञा है, आपका ज्ञा आगे लगा हुआ है ना, वो आपका धातु है। ठीक है। अगर आप इसमें कत्वा जोड़ देते हैं, मतलब आधा क आधा त वा, तब आपका बन जाएगा ज्ञात्वा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुष्पम में लिंग है, मतलब पुष्पम कौन सा लिंग है। तो दोस्तों पुष्पम जो होता है वो नपुंसक लिंग है। ठीक है। पुष्पम को पुष्पम मतलब क्या होता है, फूल। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, उनमें जान होता है, जीवन होता है, लेकिन फिर भी उनको लिंग के हिसाब से नपुंसक लिंग में रखा गया है। ठीक है। तो पुष्पम जो है अब आपका
नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट है कि प्रतिदिनम में समास है। तो प्रतिदिनम में दोस्तों देख सकते हैं आप, प्रति आगे लगा हुआ है ना, तो जहाँ पे भी कुछ इस प्रकार के अवयव लगे होते हैं, प्रति या कुछ इस तरीके के, तो वहाँ पे अवयवी भाव समास होता है। ठीक है, मतलब संज्ञा के आगे अगर कुछ अवयव लग जाए, प्रति करके हो या कोई और भी अवयव लग जाए, तो वहाँ पे समास होता है आपका अवयवी भाव। साथ में और भी समास के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरे ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको समास का 2 वीडियो मिलेगा। दोनों वीडियो में मैंने 3 और 3 समास के बारे में बताया, मतलब टोटल 6 समास होते हैं। तो पहले वीडियो में 3, दूसरे वीडियो में 3 बताया है। वहाँ से आप पूरा समास के बारे में, परिभाषा, उदाहरण, उनके बारे में पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। तो संधि विच्छेद के भी मेरे 3 वीडियो हैं, तो आप देख सकते हैं 3 प्रकार की संधि होती है ना, व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो 3 प्रकार की संधि होती है, तो आप वहाँ पे संधि का वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ अगर क्वेश्चन की बात करें तो उपेंद्र में है उपधन इंद्र, क्योंकि यहाँ पे अधन ई बराबर बनता है ए, तो उपधन इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की भानुना में विभक्ति है। दोस्तों भानुना जो है वो तृतीया विभक्ति है। ठीक है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता। तो दोस्तों जो व्याकरण में 3 मुनियों का उल्लेख है उसमें शाकटायन जी नहीं आते। बाकी जो महर्षि पतंजलि जी हैं उनका ग्रंथ का नाम है क्या है, उनका ग्रंथ है महाभाष्य। पाणिनि जी के ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, और कात्यायन जी के ग्रंथ का नाम है वार्तिक। ठीक है, तो इन तीनों के अपने अपने ग्रंथ हैं और इन तीनों को व्याकरण में रखा जाता है। ठीक है, व्याकरण के त्रिमुनियों में इन्हीं तीनों का नाम है, जिसमें से शाकटायन जी का नाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि तिष्ठति में धातु है। अभी बताया मैंने, इसके पहले भी एक ऐसे ही क्वेश्चन था कि तिष्ठति का धातु कौन सा होता है, तो उसका होता है स्था। स्था मतलब ठहरना, तो तिष्ठति का जो मूल धातु है वो है स्था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सप्तविंशति शब्द का क्या अर्थ है। तो ये दोस्तों ये संस्कृत में एक गिनती लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है 27। 27 को संस्कृत में सप्तविंशति कहते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किमिव हिम मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, मतलब ये पंक्ति उद्धृत है, मतलब कहाँ से ली गई है। तो ये पंक्ति ली गई दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम से। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम से इस पंक्ति को लिया गया है, जिसमें आपका ये जो पंक्ति है वो एक श्लोक है। ठीक है, इसमें दुष्यंत जी ने शाकुंतला जी की सुंदरता का वर्णन किया है। तो उसमें ये है 4 लाइन की पूरी पंक्ति है, जिसमें से ये 2 लाइन है आपका। ठीक है, वैसे ये लास्ट लाइन है, 2 लाइन नहीं है, लास्ट लाइन है। 4 लाइन की पंक्ति है, उसका ये लास्ट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भित्राथानाम भय हेतु, ये सूत्र कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है पंचमी विभक्ति में, और क्योंकि यहाँ पे भय की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपादान होगा, तो मतलब आपादान कारक पंचमी विभक्ति। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। लिखा है निम्न में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती। दोस्तों ओ जो है वो वृद्धि संज्ञा नहीं है। ठीक है, वो गुण संज्ञा है। ओ क्या है, गुण संज्ञा, और बाकी आ, औ और ए ये तीनों वृद्धि संज्ञा है। ठीक है, तो याद कर लीजिए ओ जो है वो है गुण संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अकर्मक और सकर्मक का संबंध है। तो हम लोग को इसमें बताना है कि किससे या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण किसमें अकर्मक और सकर्मक संबंधित होता है। तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक का संबंध जो होता है वो क्रिया से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि घनश्यामा में कौन सा समास है। तो घनश्यामा में दोस्तों कर्मधारय समास है। यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात हो रही है, इसीलिए कर्मधारय समास है। ठीक है, तो समास का वीडियो देखिएगा, दोनों वीडियो आपको खुद ही समझ में आएगा, अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, कि कैसे इसको कर्मधारय समास हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों कि अत्यधिक में संधि, कौन सी संधि है, यण संधि है। इसका वीडियो है व्यंजन संधि, स्वर संधि और विसर्ग संधि, तीनों में आप जाएंगे तो कई प्रकार की संधियाँ होती हैं। ठीक है, जिसमें से यण संधि, गुण संधि, कई प्रकार की संधि है, तो सब आपको डिटेल में वहाँ पे मैंने बताया है, आप पूरा देखिएगा। अत्यधिक, अतिधन, अधिक, ये ऐसे बनता है, तो यण संधि है यहाँ पे, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है कि ड़ी वर्ण का उच्चारण स्थान है। दोस्तों ये सीधा सीधा याद कर लीजिए कि जो ड़ी वर्ण है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, आप सीधा से याद कर लीजिए कि मूर्धा होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, किसको कहते हैं? क्रिया को कहते हैं। क्रियापद जो होता है वो धातु रूप होता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और प्रत्यय नहीं होता। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? क्रिया को। ठीक, क्रिया का ही ना हम लोग धातु बनाते हैं, जैसे पठती, पढ़ना का पठ हुआ, हंसना का हंस हुआ, तो ये सब क्रिया है, क्रिया का ही होता है धातु रूप। नेक्स्ट है दोस्तों कि नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैवम क्लेदयंत यापो न शोष्यति मारुतः। ये जो श्लोक है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों ये श्लोक है जो कि श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। और इसमें जो है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश दिया था। उन्होंने बताया था कि जो आत्मा होती है उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र मार नहीं सकता, न ही आग जला सकता है, न जो है पानी गीला कर सकती है, न हवा सुखा सकता है। तो ये एक श्लोक है जो कि भगवत गीता में बताया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो फिर से मैं वही कहूँगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे समास का वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा। त्रिवेणी में आप देख सकते हैं, पहले त्रि है ना, मतलब गिनती है, जहाँ भी संख्या आ जाती है वहाँ पे द्विगु समास होता है। ठीक है, तो त्रिवेणी में द्विगु समास होगा। अभवन में लकार, लंग लकार है अभवन, आपको पूरा लकार पढ़ना होगा। लकार को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं लकार पे। तो अभवन में कौन सा लकार है? लंग लकार है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपका कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14 होते हैं दोस्तों, माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, 14। ठीक है, क्या होते हैं अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट या मेल कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको लिख के दे दूंगा, काफ़ी टफ होता है इनको पढ़ना। ठीक है, तो मैं लिख के दे दूंगा, आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे होता है ऐ ओण, री लिड़िक, ओण, ऐसे करके 14 होते हैं ये। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका ऑप्शन बी आपका सही है। तो ये थे दोस्तों कुल 25 क्वेश्चन जो कि आपसे किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। संस्कृत के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, वीडियोस को अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहाँ भी आप हैं आप वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।